हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर का जो भी है लेक्चर नंबर 3 आज हम कवर करने वाले हैं इवोल्यूशन को, जिसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी इवोल्यूशन थ्योरी को एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मेक श्योर करें वो लेक्चर देखकर आ जाए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकेगा, जिसकी मदद से हम इस टॉपिक को इवोल्यूशन टॉपिक को बिना किसी दिक्कत के समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इवोल्यूशन को पढ़ना। तो बच्चों आज का हमारा गोल क्या है, इवोल्यूशन को पढ़ना है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं आज हम क्या करने वाले हैं, स्टडी ऑफ क्या करने वाले हैं, इवोल्यूशन को करने वाले हैं। हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे बायोलॉजी में यानी कि साइंस में इस टर्म को, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन को एक दूसरा नाम दिया गया है, वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या दिया है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब ये जो टर्म है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट मेरा बताने के पीछे इसका मोटो ये है कि जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओ, तब आप इस टर्म को समझ पाओ। ठीक है, वैसे तो आपके बुक में मेंशन नहीं करने का कारण मुझे तो नहीं पता, बट जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट एकदम सही तरीके से प्रेजेंट करूं, जिसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन को हमारे बायोलॉजी में एक दूसरी टर्म से क्या कहा जाता है, स्पेल किया जाता है, वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसको अगर मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करूं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को इन सिंपल वर्ड्स में क्या करूं, ब्रेक डाउन करूं, वर्ड्स को सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करूं, तो मुझे क्या मिलता है, इसका मतलब क्या मिलता है, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब ये होता है जो अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसकी हिस्ट्री की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो लाइफ फॉर्म अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो हिस्ट्री की स्टडी है उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर मैं तुमको क्या करूं, इवोल्यूशन की डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूं, जो तुम्हारे बुक में मेथड है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे बुक में इवोल्यूशन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। फॉर्मेशन, एक सेकंड नया बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग organism in response of natural selection। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा हूं ये आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो है वो हमसे क्या कहना है, इस बात को समझो। इवोल्यूशन हमारी जो बुक है वो हमसे क्या कहना चाहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर चेंज आने की वजह से एक टोटली डिफरेंट, टोटली न्यू स्पीशीज बन जाना, उसको ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। किसके रिस्पांस में, किसकी वजह से ये चेंज आता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये चेंज आता है। ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो टर्म है वो तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगी डार्विन्स थ्योरी के अंदर। ठीक है, वैसे तो मैं इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट बेटर होगा कि मैं ये जो टर्म है नेचुरल सिलेक्शन उसको मैं कहाँ एक्सप्लेन करूँ, डार्विन्स थ्योरी में, क्योंकि उस टाइम पर डार्विन्स थ्योरी के टाइम पर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बस तुम्हें इतना याद रखना है, इवोल्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं होती, इवोल्यूशन एक फॉर्मेशन है एक नई स्पीशीज का, इसके कारण चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर चेंज आने की वजह से एक टोटल नई स्पीशीज बन जाती है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और जो चेंज आता है वो किसके रिस्पांस में आता है, किसकी वजह से आता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आता है। बस इतनी सी बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
अब क्या करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं, यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अर्थ एग्जिस्टेंस में कैसे आई, यानी कि अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स में अर्थ कहाँ से आई, कैसे बनी? तो इस बात को समझने के लिए हमें पढ़ना होगा इवोल्यूशन थ्योरी। क्या पढ़ना पड़ेगा? इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो हमें बहुत सारे लोगों ने दी थी। अब हमारे बुक में मेंशन है कि इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो हमें डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब डार्विन थ्योरी को, तब वहां पर एक बॉक्स में बना हुआ है कि जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो प्रपोज बाय है चार्ल्स डार्विन के थ्रू। बट अभी हम वहां तक नहीं जाते, हम सिर्फ अभी इतना समझते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर हम कैसे आए और हमारी अर्थ यूनिवर्स में कैसे है। तो देखो बहुत साल पहले क्या हुआ, अब मैं तुम्हें ओरली समझाता हूँ, उसके बाद में लिख लिख के समझाऊंगा। देखो बहुत साल पहले क्या हुआ, मतलब बहुत सालों पहले हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था। हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक मास का गोला। क्या था? एक मास का गोला जो कि फुल ऑफ एनर्जी था, बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ गया, जैसे जैसे समझ बढ़ा, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होने लगी, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया एनर्जी की वजह से। तो वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। वो क्या हो गया? फूट गया, एक एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी मोबाइल है, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ, इसको मैं चार्ज कर देता हूँ, ओवरनाइट चार्ज करता हूँ, तो क्या होगा? इसके केसेस क्या हो सकते हैं कि मेरी बैटरी ओवर चार्ज हो जाए और ब्लास्ट हो जाए। अगर किसी सेल को मैं ओवर चार्ज करता हूँ तो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो मास का मैटर था, जो मास का गोला था, वो ओवर चार्ज होने की वजह से क्या हुआ? एक्सप्लोड हो गया। और जब वो एक्सप्लोड हुआ तो यूनिवर्स में वो एक्सप्लोजन के कारण डस्ट पार्टिकल्स क्या हुए? फैल गए यूनिवर्स में, जिससे कि बनी हमारी गैलेक्सी, ठीक है। अब उस गैलेक्सी के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या क्या एग्जिस्टेंस में आए? स्टार्स बने उस डस्ट पार्टिकल की वजह से, और बना हमारे अर्थ, यानी कि प्लैनेट्स बने। बहुत सारे प्लैनेट्स बने, जैसे कि सैटर्न हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, ये सब बने, और साथ में हमारा अर्थ भी बना, ठीक है। जब अर्थ बनी तब वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। क्या थी? बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। बट हमारे अर्थ पर दो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। वो कौन सी थी? पहला था ओशियन। क्या था? पहला था ओशियन। इसलिए हमारे अर्थ जो है वो 90% अर्थ से मतलब वाटर से भरा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे अर्थ पर ओशियन था, ठीक है। और बस 10% ही हमारे अर्थ पर क्रस्ट है, यानी कि जमीन है, ठीक है। इसलिए जमीनों के भाव आसमानों को छू रहे हैं, ठीक है। देखो फिर एयर में कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्या था? हमारे अर्थ के अंदर दो चीजें प्रेजेंट थी, पहला तो ओशियन था, ठीक है, और दूसरा था केमिकल कंपाउंड्स जो कि एयर में थे, एयर में प्रेजेंट थे। फिर जैसे 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 समय बीता, हमारी अर्थ क्या होना स्टार्ट हुई? कूल डाउन होना शुरू हुई। क्या हुई? समय बीता, जैसे कि कोई चीज़ मैं गर्म कर देता हूँ, जैसे कि मैं पतीले में पानी को गर्म कर देता हूँ, फिर उसको गैस से हटा के बाहर रख देता हूँ, यानी कि गैस से उतार के नीचे रख देता हूँ। तो क्या होता है? जैसे जैसे समय बीतता है तो वो पानी कैसा होता है? ठंडा होना स्टार्ट होता है। वैसे ही हमारी अर्थ भी धीरे धीरे ठंडा होने स्टार्ट हुई। फिर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, जो कि क्या थे? गर्म थे हवा के अंदर, वो क्या हुए? ठंडे हुए और वो नीचे आने लगे। ठंडे होने के कारण उनका जो मास था, उनका जो वजन था, वो हैवी हो गया। तो उसको ग्रेविटी ने क्या कर ली? पुल कर ली किसके अंदर? पानी के अंदर। वो नीचे नीचे पानी के अंदर सेटल डाउन होने लगे। फिर जैसे जैसे वो पानी के अंदर क्या हुए? मिक्स हुए। जैसे जैसे समय बीता, वो ओशियन के अंदर का जो पानी था उसके अंदर क्या हुए? मिक्स हुए। फिर उस मिक्सिंग की वजह से जो केमिकल कंपाउंड थे वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए। फिर उन जो केमिकल कंपाउंड्स थे उन्होंने क्या फॉर्म किया? एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया। एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। फिर जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन थे उन्होंने मिलकर एक क्या बनाया? एक पहला सेल बनाया। कौन सा सेल बनाया? यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हो तुम, या फिर प्रिमिटिव सेल बोल सकते हो, या फिर यूनिसेलुलर सेल बोल सकते हो, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जो कहाँ फॉर्म हुआ था? ओशियन में पहली बार, ठीक है। किसकी वजह से हुआ था? केमिकल कंपाउंड के मिक्स होने के कारण एक मॉलिक्यूल बना जिसको हम कहते हैं प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। उसकी वजह से हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल यानी कि एक सेल एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, जो कि कहाँ बना था? ओशियन के अंदर बना था, ठीक है। फिर जो ओशियन के अंदर जो सेल था वो उसने क्या किया? डेवलप होना स्टार्ट किया, वो बड़ा हुआ। वो बड़ा किसकी वजह से हुआ? उसके बाद अराउंड जो केमिकल था वो उसको फूड सप्लाई कर रहा था,
जैसे कि उसके अराउंड जो केमिकल है उसके वो अपने फूड के रूप में यूज कर रहा था। फिर उस फूड को कंज्यूम कर करके वो क्या हुआ, बड़ा हुआ। कौन बड़ा हुआ, वो हमारा यूनिसेलुलर सेल जो था वो बड़ा हुआ। फिर उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, उसने अपने नंबर्स को बढ़ाया, ठीक है, वो बहुत सारे नंबर्स में बढ़ गया। फिर वहां पर हुआ एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। उसका मतलब होता है वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जिसमें जीतने की काबिलियत होगी, यानी कि वही राजा बनेगा जो असल में ताकतवर होगा। ताकतवर का ही राज होता है इस दुनिया में, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा नेचुरल सिलेक्शन यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये थ्योरी दी हुई है, ताकतवर का ही राज होगा। उसी तरीके से जो यूनिसेलुलर सेल्स जो स्ट्रॉन्ग थे वो क्या हुए, इवॉल्व हुए और आगे इवॉल्व हुए, और जो यूनिसेलुलर सेल्स जो सेल्स इवॉल्व यानी कि जो सेल्स वीक रह गए थे वो खत्म हो गए, उनकी किस्सा कहानी वहीं खत्म हो गई। फिर जो स्ट्रॉन्ग सेल्स बचे थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया धीरे धीरे, और वो कन्वर्ट हो गया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसको हम कहते हैं अमीबा और पैरामोशियम, ठीक है। फिर अमीबा और पैरामोशियम फिर से क्या हुए, इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। फिर उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। फिर ऐसे करते करते हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। ऐसे करते करते अर्थ के अंदर एक लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें यहाँ पर बोल्ड पर लिख के समझाता हूँ। मैंने इसको क्या कहते हैं, स्टोरी टेलिंग से समझाने का मतलब ये था कि तुम अब जब मैं इसको यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा तो तुम्हें पता होगा, ऑलरेडी पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो इस साइड का रफ कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आप इस साइड का लिख लिया, अब इस साइड का लिख लिया। अब मैं इस साइड का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, देखो तो बच्चों आई होप आप सभी ने देख चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। देखो इवोल्यूशन थ्योरी एकदम सिंपल सी चीज है। अब जो हमने पढ़ा था यानी कि ऑलरेडी समझा था, किसको समझा था कि ह्यूमन जो थे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर कैसे आए और यूनिवर्स में कैसे आए, उसी को हम वर्बली नॉन वर्बली समझने वाले हैं। वर्बली नॉन वर्बली का मतलब क्या है वो तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम इंग्लिश पढ़ते हो भाई, मैं तो नहीं पढ़ता, बट जितना मुझे याद है कि अब याद तो नहीं भाई, बट जितना जो भी समझना है समझो। मैं तुमको रिटर्न फॉरवर्ड में अब तुमको इवोल्यूशन थ्योरी को समझाने जा रहा हूँ। तो मेरा काम है यानी कि आपका काम है पेन और पेपर लो, क्योंकि आपके बुक में जो लिखा है वो बिल्कुल ही कंसाइज वे में है, ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसको बिल्कुल ही ब्रेक डाउन करके सिंपल लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले से क्यों लिखा हूँ सुनो। इसके पहले मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड किया था, बट उसकी जो रिकॉर्डिंग है किसी टेक्निकल इशू के कारण यानी स्टोरेज इशू के कारण क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। इसलिए अब इसी के ऊपर से मैं समझाऊं। देखो इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, यूनिवर्स में अर्थ कैसे बनी, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो यूनिवर्स में अर्थ कैसे है, सबसे पहले क्या हुआ, बहुत समय पहले यूनिवर्स जब बन स्टार्ट हुई थी तब उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एक मास का पूरा प्रेजेंट था। क्या लिखा मैंने, यूनिवर्स क्या प्रेजेंट था, अमाउंट ऑफ मास विथ हाई एनर्जी प्रेजेंट था। बहुत हाई एनर्जी के साथ में एक अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट था हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा वो ओवरचार्ज हुआ और क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, एक बिग एक्सप्लोजन हुआ। तो क्या हुआ, ड्यू टू ओवरचार्ज इन एनर्जी इन अमाउंट ऑफ मास यानी कि बहुत ज्यादा ओवरचार्ज होने के कारण एक एक्सप्लोजन हुआ इन यूनिवर्स, यानी कि अमाउंट ऑफ मास जो था वो फट गया, एक्सप्लोजन हुआ हमारे यूनिवर्स के अंदर, जिसको हम बिग बैंग भी कहते हैं। अब ये बिग बैंग जो कहाँ मेंशन है मैं बताता हूँ। तुम्हारी जहाँ पर इवोल्यूशन थ्योरी लिखी है उसके राइट साइड में यानी कि राइट अपर कॉर्नर में एक बॉक्स दिया है, वहां पर बिग बैंग थ्योरी के संक्षिप्त में यानी कि रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वहां से मैंने थोड़ा बहुत पार्ट लिया है। क्योंकि जब आप एग्जाम लिखोगे यानी कि बोर्ड की एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी पूछा है बहुत बार, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ। तो देखो यूनिवर्स में क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, ठीक है। फिर ड्यू टू एक्सप्लोजन यानी कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ था अमाउंट ऑफ मास का, उसके जो टुकड़े थे वो यानी कि 10 पार्टिकल्स क्या हुए, यूनिवर्स में फैल गए और एक गैलेक्सी बनी, ठीक है। जिस यानी कि एक्सप्लोजन के कारण स्टार्स और प्लैनेट फॉर्म हुए, साथ में हमारी अर्थ भी फॉर्म हुई। अब प्लैनेट्स यानी कि यूनिवर्स यानी कि सैटर्न, जुपिटर, मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये सब भी बने और हमारी अर्थ भी बनी, ठीक है। एट द स्टार्टिंग यानी कि जब हमारी अर्थ बनी तब वो बहुत गर्म थी, ठीक है। तो उसके अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती, अगर होती भी तो वो निपट जाती, खत्म हो जाती, इतनी गर्मी थी भाई।
यानी कि लावे के जैसे तब रहा था हमारा अर्थ। तो उस टाइम पर हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट था, जैसे जैसे कूल डाउन हुई वैसे वैसे हमारे अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था भाई, ओशियन प्रेजेंट था। हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट था ओशियन और कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। वो केमिकल कंपाउंड्स दो तरीके के हो सकते थे, एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हो सकते थे, बट मेरे को क्यों निकला, क्योंकि ये जो हो रहा था तब वहां पर कोई प्रेजेंट नहीं था कि देखने वाला कि ये सब चीजें कैसे हो रही है। हम लोगों ने क्या किया था, प्रिडिक्शन किया है कि ये सब हुआ होगा, इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो केमिकल कंपाउंड दो तरीके के प्रेजेंट हो सकते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा ये और कंपाउंड जो हुए क्या हुए, स्टार्ट होना, मिक्सिंग होना स्टार्ट हुए ओशियन के अंदर। वो जो हवा में जो केमिकल कंपाउंड्स थे वो ठंडी हुई अर्थ, तो क्या हुआ, वो पानी में आके मिल गए। और पानी में आके मिलने के कारण क्या हुआ, उनके अंदर मिक्सिंग स्टार्ट हुई, जिसके कारण एक नया मॉलिक्यूल बना, यानी कि एक न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल था वो समय के साथ साथ कन्वर्ट हो गया एक फर्स्ट प्रिमिटिव सेल के अंदर, यानी कि जो कि बना था हमारे ओशियन के अंदर। यानी कि हमारा फर्स्ट सेल एग्जिस्टेंस में आया ओशियन के अंदर, किसके थ्रू, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक है, फिर हम प्रिमिटिव सेल को हम यूनिसेलुलर सेल भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 प्रोसेस में, तब हमें यूनिसेलुलर सेल की जो टर्म है उससे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वैसे तो यूनिसेलुलर सेल क्या होता है, जो एक सेल होता है, जो सिंगल सेल होता है उसको यूनिसेलुलर सेल कहते हैं, जिससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखो जैसे जैसे समय बढ़ा जो यूनिसेलुलर सेल था वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ और अपने आप को मल्टीप्लाई किया, इटसेल्फ अपने आप को मल्टीप्लाई किया और वो नंबर्स में बढ़ गया, बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ गया। फिर जैसे जैसे वो नंबर्स में बढ़ा तब क्या हुआ, वहां पर एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में बढ़ गए थे। तो अब बहुत सारे नंबर्स में बढ़ गए थे, तो इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे कि एक साम्राज्य है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर राज किसका होता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसी का राज होता है। वैसे ही हमारे जो बहुत सारे नंबर्स में सेल्स बढ़ गए थे, उनके अंदर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई, जिसमें जो सेल्स मॉडिफिकेशन दिखा पाए, अपने आप को स्ट्रांग बना पाए, वो क्या हुए, सर्वाइव कर दिए, और जो सेल्स अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं दिखा पाए वो खत्म हो गए। समझ में आ गया, इतनी सी बात है, लिख लो फटाक से। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते आगे, अब इसके आगे यहाँ लिखो, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल नहीं लिखा हो तो प्लीज पीछे से रिवाइज करो, मतलब रिवाइंड करो और लिख लो, क्योंकि आपके हाथों में कंट्रोल है, क्योंकि आप यूट्यूब पर देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, ना कि लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता तो आपके पीछे आपके पास तभी भी होता, आप रिवाइंड कर सकते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ सकते हो लोग। तो देखो अब जो सेल्स मर गए थे उनका किस्सा कहानी तो खत्म हो गया, उनका चैप्टर ही क्लोज हो गया, बट जो सेल्स बच गए यानी कि दोस cells which sustain, यानी कि जो जिंदा रहे, जो बचे रहे, and survived किस तरह बताओ यार, survived, जो सेल सर्वाइव कर गए, दे डेवलप, वो क्या हुए, डेवलप हुए, एंड कन्वर्ट हो गए, एंड कन्वर्टेड इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देते हैं, तो ये हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो रही है भाई, हाँ खराब हो रही है। देखो जो अभी आगे से लिखता हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो, यानी कि जो बच गए थे यूनिसेलुलर सेल्स जो बच गए थे, जिन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाई थी, वो डेवलप हुए और कन्वर्ट हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो सेल्स कुछ यूनिसेलुलर कन्वर्ट हो गए प्लांट के अंदर, और कुछ यूनिसेलुलर सेल्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए एनिमल के अंदर। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन प्लांट का, जो बचे हुए यूनिसेलुलर सेल थे, यूनिसेलुलर सेल जो थे, कुछ सेल, सम सेल्स कन्वर्ट हो गए प्लांट में, सम सेल्स कन्वर्ट हो गए प्लांट में, जिसका एग्जांपल हमारे बुक में दिया है क्लोरेला का, और
some unicellular cells जो बच गए थे, जो जिंदा रह पाए, जो अपने आप को सर्वाइव रख पाए, वो कन्वर्ट हो गए एनिमल में, जिसका एग्जांपल हमारे बुक में अमीबा और पैरामीशियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यानी कि एक यूनिसेलुलर सेल से क्या बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। यहाँ पर भी लिख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, किससे, एक यूनिसेलुलर सेल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी क्या हुए, डेवलप होना स्टार्ट हो गए और वो कन्वर्ट हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ along with time, समय के साथ साथ क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, ऑर्गेनिजम्स जो थे, आई मीन क्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम जो थे, वो डेवलप हुए और कन्वर्ट हो गए इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, की बात समझ में आई। अब एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट का यानी क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कन्वर्ट हो गया इसमें ह्यूज बनियान ट्री में कन्वर्ट हो गया ह्यूज बनियान ट्री में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके बुक में मेंशन है, एनिमल। इसमें हम लेते हैं अमीबा को लेते हैं, जो कि कन्वर्ट हो गया था इसमें जाइंट व्हेल में, यानी कि बहुत बड़ी व्हेल मछली में कन्वर्ट हो गया था कौन, अमीबा। किसके थ्रू, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। जब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ समय के साथ साथ में, वो कन्वर्ट हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सीधी बात समझ में आई। फिर ऐसा करते करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हुए और बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करने लगी, जिसकी मदद से हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट किए। ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उसी से हम डेवलप हुए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम डेवलप हुए। सबसे पहले तो अर्थ पर क्या आया था, यूनिसेलुलर सेल आया था, यानी प्रिमिटिव सेल आया था ओशियन के अंदर। वो यूनिसेलुलर सेल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था वो कन्वर्ट हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के वजह से बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करने लगी, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह क्या है, बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलती है हमें। अब जैसे कि ये मेरा बेयर हैंड है, नेकेड हैंड है, उस पर भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको मैं बैक्टीरिया कहता हूँ। अब ये जो हवा है, मेरे अराउंड जो हवा है, उसमें भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब। छोटे छोटे माइक्रोब्स है जो हमें दिख भी नहीं रही है हमारे आंखों से, जो मेरे आंखों के अंदर जा रहे हैं, मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, बट वो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारी इवोल्यूशन थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम पढ़ते हैं हमारे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फटाक से लिख लो। आई होप तुमको समझ में आ गया एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी को। अब पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको फटाक से लिखो। तो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको ध्यान से समझना। देखो, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा, इवोल्यूशन थ्योरी को पढ़ा। अब इवोल्यूशन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। इवोल्यूशन थ्योरी को सच बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। टू प्रूफ
इवोल्यूशन थ्योरी वी नीड, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वी नीड प्रूफ, वी नीड प्रूफ, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एविडेंस। कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एविडेंस, हमें कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो 6 तरीका का दिया हुआ है। किसका, कितने तरीका का दिया हुआ है, 6 टाइप का एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन होता है। वो कौन कौन से हैं, पहले देख लो फटाफट से, कौन से हैं। पहला, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो कितने तरीका का है, 6 तरीके का है। कौन से हैं वो देखो। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पहला जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल, एविडेंस है। दूसरा है एनाटॉमिकल, एविडेंस है हमारे पास में। थर्ड वन इज, कौन सा थर्ड है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फोर्थ वन इज कनेक्टिंग लिंक्स, एंड फिफ्थ वन इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास में, एंड सिक्स्थ वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये कुछ 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है जिनको हमें स्टडी करना है, और ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन प्रूव करते हैं इवोल्यूशन थ्योरी को, यानी कि ये एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन प्रूव करते हैं कि जो हमारी इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो सच है। ठीक है, क्या प्रूव करते हैं ये 6 तरीके के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि जो हमने इवोल्यूशन थ्योरी दी है वो सच है। ठीक है, उसको प्रूव करती है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर तुम बनाते हो तो उसका प्रूफ रखना होता है कि ये चीज तुमने ही डिस्कवर की है। ठीक है, ये चीज इसी तरीके से बनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ दस्तावेज रखते हैं अपने पास में। उसी तरीके से हम अपने पास में कुछ एविडेंस रखते हैं कि हम, अगर हमसे फ्यूचर में कोई सवाल पूछे कि भाई तूने कैसे कह दिया कि ये इवोल्यूशन थ्योरी सच है, तो मैं कह सकूं अपने जोश आवाज में, कॉन्फिडेंस में कह सकूं, भाई देख ले मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो सच है, जो कि प्रूफ करती है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो सच है। ठीक है, सबसे पहले